सामान्य भौतिकी विषय के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है जिससे संबंधित हम एमसीक्यू यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण एवं सरल आवर्त गति। इससे संबंधित एमसीक्यू हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक या फिर ये चैप्टर भौतिक विज्ञान से संबंधित कहाँ पर आपको उपयोगी साबित होगा। यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की संस्था व्यापम या पीईबी या फिर इसे ईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड बोलेंगे। तो यानी मध्य प्रदेश से संबंधित जो ये संस्था एग्ज़ाम कराती है, जैसे हम बात करें वन रक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, सहायक जेल अधीक्षक या फिर अन्य एग्ज़ाम जिसमें सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको दिया जाता है उसमें, और वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो उससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में ये टॉपिक काम आने वाले हैं। ठीक है, जो ये टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण एवं सरल आवर्त गति के। तो इन एग्ज़ाम के अलावा और भी एग्ज़ाम, जैसे हम बात करें एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल की बात करें, या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम की बात करें, एमपीएसआई एग्ज़ाम की बात करें, या फिर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, या फिर अदर एग्ज़ाम्स जिसमें सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम दिया जाता है और वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे ये टॉपिक। एमसीक्यू पर आते हैं हम। एमसीक्यू, ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी 1995 में। यूपीएससी 1995 के प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनसे पूर्व ही किसने ये बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। तो ये व्यक्ति रहे हैं वराहमिहिर। आंसर है इनका बी। इस प्रश्न का आंसर है बी। वराहमिहिर 505 ईस्वी में उज्जैन में जन्मे प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। और इनके बारे में और जानकारी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दी गई है, आप पीडीएफ से इसको देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर बी है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित जो हमारा नया चैनल है, इसका नाम है SSW MPPSC व्यापम। इसका एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है SSW एजुकेशन PDF। आप सभी जानते हैं SSW एजुकेशन का ही एक सब चैनल है, यानी उप चैनल है हमारा SSW MPPSC व्यापम। इसमें यहाँ पे इसका टेलीग्राम ग्रुप है SSW एजुकेशन PDF। तो इस लिंक की सहायता से या फिर आप यहाँ पर सर्च कीजिए SSW एजुकेशन PDF, तो आपको इस वीडियो संबंधित PDF मिल जाएगी। या फिर अन्य वीडियो भी आप इस चैनल से संबंधित देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आप सभी जानते हैं, हमने पिछले प्रश्न में भी इसको डिस्कस किया है। न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन द्वारा किया गया। एमपीपीएससी सन 2000 में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल जो F होता है, ठीक है, F समानुपाती होता है किसके? m1 m2। m1 m2 मतलब m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, और m2 मतलब जो कोई अन्य पिंड है यानी दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक है, मान लो दो पिंड है, दो पिंड के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो पहले पिंड और दूसरे पिंड का यहाँ पे द्रव्यमान है और उनके बीच की दूरी, जैसे मान लिए ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, ये इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी कितनी? r। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी? r। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये समानुपाती का जो चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसको हम कैपिटल G से लिखेंगे, m1 m2 अपॉन r²। तो ये है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। ठीक है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, और ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्या आप इसका मान मुझे बता सकते हैं, क्या है इसका मान? अगला सवाल है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगा? ये सवाल RPSC 1992 में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं लकड़ी, लोहे और मोम ये सभी समान आकार के और समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगा? लकड़ी, मोम, लोहा या फिर सभी साथ साथ पहुँचेंगे? तो यहाँ पे देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें का मान क्या क्या है। g है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। कैपिटल G यहाँ पे गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसको बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ME मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है। और RE मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। ये सूत्र यहाँ पे देखिए, ये किसी भी पिंड को यदि हम किसी भी ऊंचाई से छोड़ेंगे तो यहाँ पे इस वाले सूत्र के इस्तेमाल से हम इसका उत्तर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, किसी पिंड का नहीं दिया गया है, ठीक है। इस वाले सूत्र में क्या है कि स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME/R² है, तो RE स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से किसी भी, या लकड़ी हो, लोहे हो, मोम हो, या किसी अन्य पिंड हो या कोई अन्य वस्तु हो, उससे संबंधित द्रव्यमान इसमें नहीं दिया है। तो यदि हम समान आकार के समान ऊंचाई समान आकार के जो टुकड़े हैं समान ऊंचाई से फेंकेंगे या गिराएंगे, ठीक है, मतलब गिराएंगे, तो कौन सा टुकड़ा पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो यहाँ पे देखिए उनका मास कोई भी हो, हमको मास से कोई फर्क नहीं, क्योंकि इस सूत्र में मास का कोई रोल नहीं है, मतलब उसका उनके द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, तो वो सभी साथ साथ पहुँचेंगे, ठीक है, सभी साथ साथ पहुँचेंगे। ऑप्शन हम देखते हैं लकड़ी, मोम, लोहा या फिर सभी साथ साथ पहुँचेंगे। आंसर इसका डी, सभी ये साथ साथ पहुँचेंगे, ठीक है। अब ये सूत्र आया कहाँ से? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूत्र G बराबर कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर आया कहाँ से? तो यहाँ पे देखिए इस कैपिटल G और स्मॉल g में जो संबंध होता है हम इस प्रकार निकालते हैं, F बराबर कैपिटल G ME/M/RE का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, नियतांक नहीं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र है ये वाला पूरा, और नियतांक कौन सा है? कैपिटल G, ठीक है। यहाँ पे ME बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान है, RE बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, F बराबर बल है, स्मॉल g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल M बराबर वस्तु का द्रव्यमान। बल F के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होता है, ठीक है, इसके कारण ही गुरुत्वीय त्वरण G उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा mg, F बराबर कितना हो जाएगा? mg, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसको समीकरण 2 देंगे, इसको समीकरण 1 देंगे। F और F यहाँ पे दोनों बराबर है, LHS में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बराबर है, तो RHS क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। LHS बराबर RHS, समीकरण 1 और 2 से लेने पर mg बराबर कैपिटल G ME/R² हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप इसको नेक्स्ट स्टेप में लेकर आएंगे तो यहाँ पे स्मॉल g की जगह कैपिटल G, स्मॉल m की जगह कैपिटल M भी कर सकते हैं ये, ठीक है। कैपिटल M करने पे क्या होगा कि इसका मास और इसका मास आपको डिवाइड करने में आसानी आएगी। स्मॉल m और कैपिटल M में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल m से स्मॉल m चला गया, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा? स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। तो ये संबंध है कैपिटल G और स्मॉल g में। कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आगे समझ में? तो यहाँ पे आंसर है इस प्रश्न का डी, ठीक है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है, अतः समान ऊंचाई से अलग अलग भार के पिंड गिराए जाएंगे तो वे समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण पृथ्वी पर साथ में पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला सवाल है, ये CGPCS 2008 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है? यहाँ पे कथन दिए गए और कारण दिए गए। कथन क्या है? चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में
1/6वां भाग रहता है, 1/6 रहता है। ठीक है, आपको जब भी सवाल आए कि पृथ्वी पर जो वजन है और चंद्रमा पर वजन, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, पृथ्वी पर वजन और हम बात करते हैं चंद्रमा पर वजन, ठीक है। यदि इन दोनों में संबंध आए कि पृथ्वी पर वजन इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना वजन है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो अब आप हमेशा याद रखिए पृथ्वी का वजन पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन हम देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन यहाँ पर लिख लीजिए, हाँ, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर किसी वस्तु के वजन के 6 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, 6 गुना। तो ये देखो, ये एक सूत्र आप याद रख सकते हैं, ये सूत्र बन गया है। ठीक है, पृथ्वी पर वस्तु का वजन और चंद्रमा पर वस्तु का वजन। यदि देखो सवाल आए कि पृथ्वी पर वस्तु का वजन 60 kg है, ठीक है, सवाल आया पृथ्वी पर वस्तु का वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। पृथ्वी पर वस्तु का वजन कितना है यहाँ पे 60 kg, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 बराबर, या ये 60 कैसे लिखे हमने, इस सूत्र को हम आगे हल कर रहे हैं, 60 लिख लिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर उस वस्तु का वजन कितना होगा, तो इसी सूत्र को हम लिख लेंगे 6 गुणा चंद्रमा पर वस्तु का वजन कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा पर वस्तु का वजन हम निकालेंगे, चंद्रमा पर वस्तु का वजन, तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, पक्षांतर होगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ये कहाँ चला गया, भाग में। ठीक है, भाग में चला गया। अब चंद्रमा पर वजन यदि हम इसका निकालेंगे तो कितना हो गया 10 kg, इसको भाग दे देंगे, 60 में 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 kg। चंद्रमा पर कितना वजन हो जाएगा किसी वस्तु का, ये हो जाएगा 10 kg। ठीक है, आगे समझ में। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका उल्टा, यदि मान लो चंद्रमा पर दे दिया आपको वजन कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन है कितने kg, मान लो 10 kg दे दिया, या सॉरी 20 kg ले लो। ठीक है, तो 20 kg यदि आप लेंगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन, तो पृथ्वी पर कितना होगा, यहाँ पे देखिए इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। इस सूत्र का उपयोग हम कैसे करेंगे, बीस kg कहाँ पर वस्तु का वजन दिया, चंद्रमा पर, तो हम इसी सूत्र को लिखेंगे पृथ्वी पर वस्तु का वजन बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना चंद्रमा पर वस्तु का वजन। तो चंद्रमा पर वस्तु का वजन कितना है 20 kg, तो यहाँ पर 20 लिख लिया हमने, 6 गुना 20, 6 दूनी 12, 120 kg। ठीक है, तो उसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर कितना हो जाएगा 120 kg। समझ गए आप। इस प्रकार से यदि ये वाले सवाल आते हैं कि किस में किसका वजन है, मतलब पृथ्वी पर और चंद्रमा पर वजन की तुलना यदि हो, तो इस प्रकार सवाल हल करते हैं। हालांकि इस प्रकार के सवाल आगे और होंगे, लेकिन मैंने आपको इस प्रश्न में ही समझा दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे कथन पर थे कि 1/6 यहाँ पर रहता है इसका वजन किसी वस्तु का, या मानव का ले लें या किसी भी चीज़ का ले लें, तो 1/6 रहता है। इसका कारण क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह के जैसे जो ग्रेविटेशन है वो नहीं है। कैसा है सॉरी, ये सवाल CGPCS 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए अब हम निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन करेंगे। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये कथन सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह की जैसे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। वहाँ पर भी जो ग्रेविटेशन है लेकिन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन सही है लेकिन कारण गलत है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा इसका सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण का मान से 1/6 होता है, जैसा कि मैंने सूत्र में बताया। और इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी से 1/6 भाग हो जाता है।
इसलिए इसका कारण यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसका कारण, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का सी। अगला सवाल है किसी पिंड का भार पूछा है। ऑप्शन है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, और विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होता है। ये सवाल यूपी पीसीएस 2006 में और 2009 में पूछा जा चुका है। तो किसी पिंड का भार हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? किसी पिंड का भार हम निकालेंगे कैसे? जो भार होता है W बराबर होता है mg, ठीक है। mg होता है, m और g, ठीक है। किसी पिंड का भार mg होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, F बराबर कैपिटल G गुणा m1 m2 बटे r का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब किसी पिंड का भार हम देखेंगे तो कहाँ पर सर्वाधिक होगा? हम यहाँ पर देख रहे हैं यदि पिंड के बीच की दूरी, यहाँ पर ये r क्या है, इनके बीच की दूरी, तो पिंड के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही कम वहाँ पे जो पिंड का भार होगा वो होगा। जितना कम पिंड के बीच की दूरी होगी उतना ज़्यादा पिंड का भार होगा। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे देखिए F व्युत्क्रमानुपाती है r के स्क्वायर के, उनके बीच की दूरी के। तो पृथ्वी पर हम देखेंगे तो पृथ्वी का आकार हम देखेंगे तो थोड़ा सा अंडाकार का है। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, थोड़ा सा अंडाकार की है। थोड़े जैसे हम देखें यहाँ पे इस प्रकार से हम देखें तो ये पृथ्वी का जो आकार है अंडाकार है। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ी सी पिचकी हुई है, मतलब थोड़ा सा उसका आकार ऐसा है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से इसके बीच की दूरी और यहाँ से इसके बीच की दूरी, इसमें फ़र्क है। ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच की दूरी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी पिंड का भार होगा वो होगा ध्रुवों पर होगा। पृथ्वी पर सब जगह समान नहीं होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से बी वाला है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी कम है। मतलब वहाँ पिंड की जो बीच की दूरी रहेगी r वो कम रहेगी, तो इसलिए ध्रुवों पर सर्वाधिक यहाँ पे होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। पृथ्वी की त्रिज्या के मान में परिवर्तन के कारण ध्रुवों पर GE का मान सबसे अधिक परंतु भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि G व्युत्क्रमानुपाती होता है r स्क्वायर के, क्योंकि ध्रुवों पर RE त्रिज्या कम होती है, जो त्रिज्या है वो कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। और यहाँ पे हम इसलिए W और mg होता है, जितना अधिक G का मान होगा भार उतना अधिक होगा, अतः पिंड के लिए भी ये समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। किसी पिंड का भार कहाँ पे सर्वाधिक होगा? ध्रुवों पर। आंसर इसका भी। अगला सवाल है मानव शरीर का भार होता है। यूपी पीसीएस 2015 में सवाल पूछा जा चुका है। देखो, पिंड हो, मानव शरीर हो, किसी चीज़ की बात हो रही तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न है, ध्रुव पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिकतम, तो ये सबसे ज़्यादा होगा ध्रुवों पर। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ें आप देख सकते हैं, इसमें दी गई है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 10⁻24 किलोग्राम यहाँ पर बताया गया है, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10�6 मीटर, और अन्य जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना यदि आप देखना चाहें तो। अगला सवाल है यूपी पीसीएस 2013 में सवाल पूछा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते? ऑप्शन यहाँ पे, पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं, अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति का हमें अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। पृथ्वी की गति बहुत तेज है, लेकिन हमारी गति यहाँ पे बहुत कम है, उसकी तुलना में बहुत शून्य है। तो यहाँ पे आंसर है इसका बी।
आंसर हो जाएगा इसका भी। हम पृथ्वी की गति का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है और हम स्थिर रहते हैं या चलते हैं, और पृथ्वी हमसे बहुत तेज गति से घूर्णन करती है और हम स्थिर रहते हैं, जिससे हमारी गति शून्य रहती है। और पृथ्वी की अधिक गति के कारण जो यहाँ पे हमें महसूस नहीं होता है कि जो गति है पृथ्वी की कितनी, ठीक है। तो हमारी गति काफ़ी यहाँ कम है पृथ्वी की गति की तुलना में, इसलिए हमें उसकी गति महसूस नहीं होती। आंसर इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अचानक लुप्त हो जाता है, तो इनमें से कौन सा परिणाम सही होगा? क्या चीज़ें होगी जो इसमें सही होगी? यूपीपीसीएस 2012 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा ग्रेविटेशन हो या ना हो, पदार्थ की मात्रा बराबर रहेगी, यानी द्रव्यमान समान रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान समान रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये नहीं होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, हाँ ये होगा। द्रव्यमान यहाँ पे समान रहेगा, भार कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। यहाँ पे कहीं किसी पिंड की हम बात कर लें तो उसका द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की मात्रा होती है द्रव्यमान, तो ये हर जगह समान रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए वाला सही है, आंसर हो जाएगा इसका ए। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। आंसर इसका ए। लोलक की काल अवधि या समय अवधि इसको बोलेंगे, या फिर हम इसे अन्य नाम से भी आप जान सकते हैं, टाइम पीरियड के नाम से आप इंग्लिश में से जान सकते हैं। और बिहार पीएससी 2005 में सवाल पूछा जा चुका है। इसकी कालावधि जो है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो हम सबसे पहले इसका सूत्र जानेंगे। T बराबर होता है 2 पाई, करनी में हो जाएगा L/G। ठीक है, तो किस पे ये निर्भर करेगी? एक तो L पे निर्भर करेगी और G पे निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में द्रव्यमान के ऊपर क्या ये निर्भर करेगी? नहीं, ये निर्भर नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान का कोई रोल नहीं। लंबाई के ऊपर, हाँ ये L मतलब लंबाई है, इसके ऊपर ये निर्भर करेगी। समय के ऊपर निर्भर करेगी? नहीं, यहाँ समय का कोई रोल नहीं है। तापक्रम के ऊपर निर्भर करेगी? नहीं, तापक्रम का अब यहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करेगी। आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। ये देखिए, आप सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं, लोलक की कालावधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, क्योंकि लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि क्या कारण है यहाँ पे? ये सवाल यूपीपीसीएस 1994 और 2012 में पूछा जा चुका है। गर्मियों में घड़ियां सुस्त हो जाती है क्यों? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं क्या इस कारण? कुंडली में घर्षण होता है क्या इस कारण होगा? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है? यहाँ पे गर्मी में आप देखेंगे कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ने के कारण क्या होगा? T बराबर 2 पाई करनी L/G हो जाएगा। तो यहाँ पे T का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, कालावधि बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पे ये जो घड़ियाँ हैं लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। आंसर है इसका सी। आंसर इसका सी। और हम ये देखते इसका तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक का आवर्तकाल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि सूत्र मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, पेंडुलम वही है, लोलक की बात कर रहे हैं। घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चल सकती है? देखो, पिछले प्रश्न में हमने देखे कि ग्रीष्म ऋतु में तो सुस्त हो जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये सवाल RPSC 1997 में पूछा जा चुका है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर शीतकाल में, वसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में, तो ये तीव्र गति से चलती है शीतकाल में। आंसर है इसका बी।
पेंडुलम घड़ी के चाल शीतकाल में अधिक हो जाती है क्योंकि वे आवर्त पथ तथा आवर्त काल क्योंकि इनका आवर्त पथ और आवर्त काल घट जाता है और पथ बढ़ने से गर्मी में लंबाई बढ़ जाती है और गर्मी में चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आंसर इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? मतलब पृथ्वी से कोई वस्तु यदि बाहर फेंकी जाए तो वो पृथ्वी से बाहर चली जाए, ये इसका पलायन वेग ये पूछा जा रहा है। उस वेग को हम क्या बोलेंगे? पलायन वेग। जिस वेग से बाहर चली जाए पृथ्वी नहीं, पृथ्वी से पिंड कोई फेंका जाए तो वो बाहर चला जाए, ठीक है। पृथ्वी को बाहर नहीं पहुंचाना है हमको। पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर पृथ्वी का पलायन वेग यहाँ पे हम देखेंगे तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट यानी करनी में 2 × G × R, ठीक है। और चंद्रमा पर पलायन वेग हम बात करें 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर डी। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है और चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होता है जिससे वहाँ वायुमंडल संभव नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये अन्य चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पलायन वेग के यहाँ पे 2G × RE यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, ठीक है। एक लड़की है वो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है और उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कितना होगा, ठीक है। एक स्थिति क्या है कि स्थिति मतलब झूले में बैठे बैठे झूल रही है और स्थिति क्या है? झूले पे खड़े हो जाने पर झूल रही है। दो स्थिति है, एक बैठे में है, एक खड़े में। तो यहाँ पे हमको इसका आवर्तकाल बताना है। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या होता है? T = 2πL/G अंडर रूट में रहेगा यानी करनी में रहेगा, ठीक है। जब वो बैठी है तो घूर्णन केंद्र से उसकी दूरी यहाँ पे अधिक है। जैसे मान लीजिए ये झूला यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ बैठी हुई है, मान लो वो बालिका यहाँ पे बैठी हुई है, तो यहाँ पर जिसका घूर्णन केंद्र है इससे दूरी इसकी अधिक है। और जब ये खड़ी हो जाएगी, मान लो ये खड़ी हो गई, ठीक है, तब की कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ पे जब ये खड़ी होगी तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर घूर्णन केंद्र से इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी, या फिर इसको हम L बोल सकते हैं। यदि L कम होगा, L 2π गुणा जो L हम यहाँ पे ले रहे हैं, L यदि कम होगा तो यहाँ पे इसका आवर्तकाल कम हो जाएगा, क्योंकि सीधे समानुपाती किसके है? समय के। तो इसका आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो ये आवर्तकाल इसका कम हो जाएगा, आंसर है ए, ठीक है। खड़े होने पर उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर हो जाएगा और घूर्णन बिंदु से दूरी कम हो जाएगी, इससे दोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, सरल आवर्त गति के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ये PDF में अटैच कर दिया जाएगा साथ में। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है, ठीक है, तब उसकी समयावधि कितनी होगी? T = 2π करनी में L/G है, ठीक है। ये कब है? जब लंबाई L है। जब लंबाई क्या है? L है, ठीक है। इस प्रकार के सवाल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हल करते हैं। इतने मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है, इतने गुना कर दिया है, इतना कम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, इतना जोड़ दिया है, जो भी है, कंडीशन क्या होती है? हमको पहले मुख्य सूत्र निकालना होता है, ठीक है। जो मुख्य सूत्र होता है वो निकालो, उसके बाद उसमें जो परिवर्तित चीज़ें रह रही वो रखो, फिर पहले सूत्र से उसको रिप्लेस कर दो। आया समझ में क्या बोला मैंने? चलो फिर से बताता हूँ, ठीक है। ये सूत्र इसका है, ठीक है, जब पहली वाली कंडीशन में। अब देखो, अब क्या परिवर्तित वाली चीज़ें हम करेंगे। परिवर्तित मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? घड़ी की लंबाई, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दिया है, मतलब 4 गुना। L' कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 4L हो जाएगा। मतलब इसकी लंबाई कितनी कर देंगे? 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? T = 2π
करनी में एल की जगह कितना हो जाएगा, एल डैश बटे जी, और टी बराबर 2 करनी एल डैश का मान कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे 4L, 4L बटे जी, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि पहले वाले जो स्थिति है उसको लेकर आना, ठीक है। तो पहली वाली स्थिति में क्या 2 पाई करनी L बटे जी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई करनी L बटे जी कैसे आएगा, 2 पाई करनी में 4L या फिर 4L इसको बोल सकते हैं। करनी से यदि बाहर आएगा 4 तो किस फॉर्म में आएगा, करनी से जब 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो 2 गुणा 2 होता है 4, बराबर कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये करनी से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा तो हम 2 को लिख लेते इधर बाहर साइड, ठीक है। अब ये 2 पाई हो गया, L अपॉन जी हो गया, ठीक है, L अपॉन जी हो गया। इसको T1 दे दो, इसको T2 दे दो, T2, ठीक है, T2, इतना हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, पहली स्थिति हमको लाना है, ये पहली स्थिति यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। 2 पाई करनी में L अपॉन जी हो गया, करनी 2 पाई गुणा करनी में L अपॉन जी हो गया। तो ये कौन सी स्थिति होगी, T1, कैसी होगी, T1 स्थिति हो गई, और सामने कितना लगा है, 2 गुणा लगा है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, ठीक है। तो जो जब क्या है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दिया है तब उसकी समय अवधि कितनी होगी, तो समय अवधि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन है आधी, समान, दोगुनी या फिर तिगुनी। तो आंसर है इसका सी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम जब किसी पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म परंतु भारी कण को एक भार रहित लंबाई में न बढ़ने वाले तथा पूर्ण लचकदार धागे के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दे तो वह संयोजक सरल लोलक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक इस प्रकार का होता है, सिंपल पेंडुलम की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 × T1 आया। ये देखिए, ये पूरी जो कहानी आई वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, एक पूर्ण दोलन के दौरान मान लीजिए ये लोलक है और ये यहाँ से ये जा रहा है, फिर यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, ये जा रहा है और ये आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे आकर रुके, एक पूर्ण दोलन उसने कर लिया, ठीक है, पूर्ण दोलन कर लिया। यहाँ पे सवाल ये है कि एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य, यदि हम इस पर कार्य कर जो इसमें कार्य है वो देखेंगे तो ये किसके तुल्य होगा। कार्य क्या होता है, W बराबर F × D होता है, ठीक है। D मतलब बीच की दूरी या डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे विस्थापन, ठीक है, ये क्या है, D मतलब विस्थापन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये शुरू हुआ यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, तो विस्थापन क्या है, 0, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अपने कमरे से निकलिए, बस स्टैंड जाइए, घूम के वापस आ जाइए, ठीक है, तो आपका विस्थापन कितना है, 0 है। यदि दूरी पूछा है कि आपने कितनी दूरी तय की है तो आप क्या नापेंगे, आप आपके कमरे से लेकर बस स्टैंड की दूरी वो नाप लेंगे, तो वो उसकी होगी दूरी। और यदि बोला जाए कितना चले और कितना आए तो जाने की दूरी और आने की दूरी दोनों हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी दूरी। इन विस्थापन में क्या होता है, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, जो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच की जो न्यूनतम डिस्टेंस हम बोलेंगे कि कितना वो चला, तो वो विस्थापन हम यहाँ पे विस्थापन से इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। विस्थापन हो गए, W बराबर कितना हो जाएगा, F × D। तो F × D विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ नहीं, पहली स्थिति में ही वापस आ गया, तो क्या हो गया, F × 0, W बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, लोलक की पूर्ण ऊर्जा, लोलक की गतिज ऊर्जा, लोलक की पूर्ण स्थिति ऊर्जा और 0, तो आंसर हो जाएगा इसका D, आंसर हो जाएगा कितना, इसका D। तो दूरी और विस्थापन में, विस्थापन की एक बार आप परिभाषा देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा, ये प्रश्न ही समझ में आएगा, ठीक है। W बराबर F × D यानी बल गुणित विस्थापन होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार इसका उत्तर आया, ठीक है, आंसर इसका D। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता यदि
1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता यदि इसकी लंबाई बढ़ती है। आवर्तकाल पहले देखो सूत्र लिख लो तो आसानी हो जाती है, L/G हो जाएगा, L/G हो गया, ठीक है, 2πL करनी में L/G। 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता, कब नहीं घटेगा? जब इसकी लंबाई बढ़ती है, इसे पृथ्वी तल से काफ़ी ऊंचाई पर ले जाया जाए और इसे पृथ्वी तल से काफ़ी गहराई पर ले जाया जाए। इनमें उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कोटों में से सही उत्तर हमको चुनना है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन तीनों ही जो कथन दिए गए वो यहाँ पर गलत है। इसकी लंबाई बढ़ती है, नहीं। इसे पृथ्वी तल से काफ़ी ऊपर ले जाया जाए तब क्या इसका जो आवर्तकाल है वो नहीं घटेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जी का भी फर्क यहाँ पड़ रहा है, स्मॉल जी का फर्क पड़ रहा है और इसकी लंबाई का भी फर्क पड़ रहा है। यदि लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल घटेगा क्या? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि टी बराबर है 2π करनी में L/G। तो टी समानुपाती किसके है? करनी के अंदर L के, तो यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल नहीं घटेगा। यहाँ पे लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी गलत है और जो दूसरा कथन, तीसरा कथन, ये भी गलत है। आंसर है इसका डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जब भी इस प्रकार सवाल आए ये सूत्र लिख लीजिए, इससे कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक की लंबाई दोगुना करना है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे बताए बगैर? क्योंकि हमने 2-3 सवाल इसका कर चुके हैं, ठीक है। तो देखो लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए, पहले यहाँ पे आवर्तकाल निकालना है। तो देखो दो कंडीशन बनेगी। पहले में T1 कर दो, दूसरे में T2 कर दो। T1 में क्या कर देंगे? 2π करनी में L/G हो गया, ठीक है। ये हो गया इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब हम इससे तुलना करते हैं किसी भी चीज़ की। अब यहाँ पे बोला है कि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए, मतलब जो L है, L मतलब यहाँ पे लंबाई है, कितनी कर दी जाए? दोगुनी। L' कितने हो जाएगा? 2L हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन में हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे? L'/G, ठीक है। T2 बराबर 2π, L' का मान कितना है? मतलब जो लंबाई दुगनी जब हम कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। 2L क्यों? क्योंकि L' बराबर कितना हम ले रहे हैं? 2L ले रहे हैं। 2L/ कितना हो जाएगा? G। ये करनी में सारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे T2 को और सिंप्लीफाई करो, 2π हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? हमको क्या लाना है? L/G लाना है, इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 को हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? करनी में आएगा बाहर, फिर इसको हम लेंगे अंदर तो L/हो जाएगा G। जैसे हम 4 को करनी से बाहर लाए थे, 2 हुआ था, क्योंकि 2 गुणा 2 हो गया था, बराबर हो गया 2। ये करनी से बाहर आ गया, लेकिन करनी से बाहर नहीं आ पाएगा, करनी के अंदर रहेगा, ठीक है। इस वाले कंडीशन हम देखते हैं। तो T2 कितना हो जाएगा? करनी 2 गुना 2πL/G, ठीक है। ये है T1 और ये होगा T2। समीकरण 1 इसको दे दो, समीकरण 2 इसको दे दो। अब ये इतना जो है 2π गुणा करनी L/G, इससे मिलता जुलता है। ये क्या है? T1 हो गया। तो T2 बराबर हो जाएगा करनी 2 गुणा T1। तो ये करनी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। करनी 2 गुना हो जाएगा किसके? मतलब कब? जब ये लंबाई इसकी दोगुनी कर दिया है। करनी 2 गुणा T1 का मान यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, यह 2 गुना हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा, यह करनी 2 गुना हो जाएगा, फिर यह परिवर्तित नहीं होगा, यह अपरिवर्तित रहेगा इसका मतलब। तो यहाँ पे आंसर है इसका सी, करनी 2 गुना हो जाएगा। हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से सॉल्व हुआ। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। पृथ्वी की परिधि के अंदर परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा 0, इनफाइनाइट, T या फिर 2T। इसका आंसर है यहाँ पर जो इनफाइनाइट है वो है। क्यों? आंसर बी होगा इसका। क्यों? क्योंकि उपग्रह के अंदर सरल लोलक का आवर्तकाल हम देखें तो उपग्रह के अंदर स्मॉल g इसका होता है 0,
तो यहाँ पे आवर्तकाल का सूत्र हम t बराबर 2 पाई करनी में l बटे जी लेंगे, तो 2 पाई करनी में l बटे जी का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा l बटे 0, किसी के बटे में 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है, या आवर्तकाल में क्या संबंध है। तो t बराबर होता है 1/u आवृत्ति, आवर्तकाल इसको हम शॉर्ट में और अच्छे से लिखेंगे, आवर्तकाल बराबर होता है 1 बटे आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे t बराबर क्या है आवर्तकाल और u बराबर क्या है, मतलब इन ऑप्शन में u बराबर है आवृत्ति। तो t बराबर 1 बटे u है, तो t बराबर 1 बटे u कहाँ, पहले ऑप्शन में, दूसरे में नहीं है, तीसरे में, चौथे में हम देखेंगे तो तीसरे में यहाँ पर t बराबर 1 बटे u, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। एक कंपन में लगा आवर्तकाल t कहलाता है, ये इस प्रश्न में हमने देखा, ठीक है। यदि आवृत्ति को u से प्रदर्शित करें तो u कंपन में लगा समय 1 सेकंड और एक कंपन में लगा समय 1 बटे u हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है, भार महसूस मतलब भार ज़्यादा कब महसूस करेगा वो, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे आते समय, वेग के साथ ऊपर जाते समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो 3-4 कंडीशन मैंने जो पिछले वाले चैप्टर वहाँ पे भी आपको बताया था कि कब क्या कंडीशन बनेगी। तो देखिए जब मनुष्य लिफ्ट में अपना भार लिफ्ट में आएगा और कब यदि वो भार अपना महसूस करेगा, ये सवाल आए, तो जब वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। लिफ्ट जब कब किधर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन किसके साथ, त्वरण के साथ यदि ऊपर की ओर जाएगी तो ये अपना भार ज़्यादा महसूस करेगा। क्यों, क्योंकि मान लो यहाँ पे क्या है, ये कोई पिंड है या कोई मनुष्य है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो W है m इंटू जी नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा R, इतना हो गया। और जो लिफ्ट में जो लग रहा है F, वो हो गया F बराबर ma, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो F बराबर ma यहाँ पे आ गया, और R माइनस mg बराबर ma, ये सूत्र यहाँ पे बनता है इसका, ये कंडीशन बनती है, ठीक है। R माइनस mg बराबर ma, तो R बराबर mg प्लस ma, R बराबर कितना हो जाएगा, m बाहर निकालो a प्लस g, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब किसी एक्सेलरेशन त्वरण के साथ यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है तब व्यक्ति का भार अधिक महसूस होगा, ये इस कंडीशन में, ठीक है। और भार कम कब महसूस होगा, जब जो लिफ्ट है नीचे की ओर आएगी, ठीक है। लिफ्ट की गति कैसे रहेगी, नीचे की ओर त्वरण के साथ आएगी। आगे समझ में। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, कब अपना भार महसूस करेगा, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए, ठीक है। और ये सब किसके कारण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये होता है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये सारे होता है। यहाँ पे आप और जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, PDF में ये दे दी जाएगी। अगला सवाल है एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। कभी भी याद रखें, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको इससे पहले, पृथ्वी पर भार बराबर कितना होता है, 6 गुना होता है चंद्रमा के पर भार के, चंद्रमा पर भार, ठीक है। यदि पृथ्वी पर पूछा जा रहा है और चंद्रमा पर दिया है तो यहाँ पे चंद्रमा का भार इस सूत्र में यहाँ रखेंगे, पृथ्वी पर भार निकल जाएगा। और यदि चंद्रमा पर भार दिया है, चंद्रमा पर, जैसे उसको उल्टा करें, पृथ्वी पर दिया है चंद्रमा पर निकालना, चंद्रमा पर दिया है पृथ्वी पर निकालना, तो इस सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो हम जानते हैं 6 गुना चंद्रमा पर भार के बराबर होता है पृथ्वी पर भार, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से 6 गुना चंद्रमा पर भार बराबर पृथ्वी पर भार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा पर यदि हम भार देखेंगे, चंद्रमा पर भार देखेंगे तो यहाँ पे 600, यहाँ गुना है, यहाँ हो जाएगा बटे में, हो जाएगा 6, ठीक है। ये हस्तांतरण होगा इसका, सॉरी पक्षांतरण होगा, तो 6 बटे हो जाएगा, ये गुणा में या बटे में चल जाएगा, 6 से यहाँ 100 बार ये कटेगा तो हो जाएगा 100 न्यूटन। ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे 600 न्यूटन और 3600 न्यूटन,
0 या फिर 6 न्यूटन 100 न्यूटन। तो यहाँ पे है 100 न्यूटन आंसर है इसका, डी आंसर आएगा इसका कितना, इसका डी। ये देखो ठीक है, ये यहाँ पे समझाया गया, आप देख सकते हैं इसको। अगला सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो यहाँ पे वो चंद्र तल पर अधिक छलांग इसलिए लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, बहुत कम है। ठीक है, आंसर इसका सी। अगला सवाल है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा मतलब यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान की बात हो रही है, न कि उस पर कोई पिंड की। ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 1/4, 1/81, 1/100 या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। आंसर इसका बी। ठीक है, आंसर इसका बी। अगला सवाल है, पृथ्वी तल से ऊंचाई में परिक्रमण काल, पृथ्वी तल से ऊंचाई में परिक्रमण काल और पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर हो तो क्या कहलाता है? उपग्रह, तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह या ग्रह। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर परिक्रमण काल और पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर हो, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल के बराबर हो तो वो होता है तुल्यकालिक उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह, या आप जानते हैं ये हम तकनीकी में ये सवाल देखते हैं, तकनीकी के पोर्शन में जब हम उपग्रह वाले जो प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तुल्यकालिक या सिंक्रोनस इसको बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या उपग्रह इसको बोलेंगे। किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई परिक्रमण काल और पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर हो तो भूस्थायी उपग्रह ये कहलाता है। ठीक है, भूस्थायी उपग्रह कहलाएगा। ये उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है और ऐसे उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत विद्युत रेखीय तल में परिक्रमा करते हैं। परिभ्रमण की दिशा पूर्व से पश्चिम होती है और अन्य चीज़ें यहाँ पे दी गई। जैसे हम बात करें, यह उपग्रह दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण व मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने के काम आता है। और हम बात करें अगला उपग्रह जो ध्रुवीय उपग्रह, यह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं और इसे सूर्य समकालीन भी कहते हैं, सन सिंक्रोनस बोलेंगे। ठीक है, सन सिंक्रोनस इंग्लिश बोलेंगे। और भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह इसी श्रेणी के उपग्रह हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग जो भी सैटेलाइट है हमारे वो इसी श्रेणी में है। माने ये क्या है? पोलर सैटेलाइट, हिंदी में बोलें इसको ध्रुवीय उपग्रह। ठीक है, तो ये यहाँ इससे संबंधित जो MCQ है, जो हमारा टॉपिक यानी जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर क्या है? गुरुत्वाकर्षण एवं सरल आवर्त गति। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं।